नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और हम मौजूद हैं अविनाशी काशी में। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। जिस नदी के साथ साथ भारत की पूरी सभ्यता बसी है, अब उसमें सबसे नए लोकतंत्र का मुखिया कौन होगा, कौन सी होगी सरकार, आज हमारे साथ हमारी पूरी टीम आपको वो तस्वीर दिखाएगी। चित्रा त्रिपाठी हमारे साथ हैं जो कि कश्मीर से कन्याकुमारी की यात्रा कर रही हैं। अंजना कश्यप जो कि बहुत दिनों से मुलाकात इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि हवा के जरिए ही वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रही थी। कुमार अभिषेक जो कि उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ हैं, वो राज्य जहां से पहुंचती है सारी सरकारें, और साथ में समर्थ श्रीवास्तव। समर्थ आ जाइए, फर्स्ट टाइम वोटर की तरह हमारे फर्स्ट टाइम लोकसभा कवर करने वाले रिपोर्टर, तो जोश उनसे भी समझेंगे। 2 बार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी बनारस को अपना कर्म भूमि आप समझिए, इसी के साथ साथ लोकसभा क्षेत्र काशी में कितना बदला, ये सवाल बार बार उनके सामने विपक्ष की तरफ से रखा जाता है। इसकी परख हम भी आपको बताएंगे कि जमीन पर वाकई क्या बदला है, क्या नहीं बदला है। लेकिन 400 पार का नारा अब आखिरी चरण के 57 सीटों के चुनाव में किधर जाएगा, ये बहुत दिलचस्प है। और देखिए, यूपी की 80 सीटें, बिहार की 40 सीटें, ये 120 सीटें मिला लीजिए तो अगर 272 का आंकड़ा है मेजोरिटी का, तो 44% तो आपको यहीं से मिल जाता है। ये ताकत है यूपी बिहार की, और इसीलिए वहां की कवरेज आप लगातार देख रहे हैं। और श्वेता, काशी में अगर आप देखिए, पीएम का यहाँ से जो पिच है, पिछली बार शिल्पी यादव नंबर 2 पर आई थी समाजवादी पार्टी से, वो भी इधर आ गई है बीजेपी में। पीएम का मुकाबला कांग्रेस अध्यक्ष यूपी के उनसे है, अजय राय से। क्या समझ में आ रहा है, काशी ने आपसे क्या कहा इतने दिनों में? अंजना, मैं तो क्योंकि जल थल वायु से हमने शुरुआत की थी, मैं जब यहाँ पर आई, करीब 8 गांव ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री ने गोद लिए हैं। उन सभी गांव में जाने का मौका मिला। वहां पर देखा कि हर गांव में महिलाएं जो हैं वो सेटल हो चुकी है, यानी कि अपना घर चला रही है, पैसे देकर घर चला रही है, सुबह काम भी करती है, हार्ड वर्किंग होती है ज्यादा महिलाएं, लेकिन सही बात है ना। और वो सब अब ऐसे में जिनको रोजगार मिला तो वो क्या कहेंगे, वो सब समझ में आ सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि दूसरे पक्ष को वोट ही नहीं मिलता है। कल तो रैली बड़ी अच्छी हुई। हाँ, बहुत बढ़िया रैली हुई, और इनफैक्ट ये रैलियां, ऐसी रैलियां लगभग हर जगह हो रही हैं। आप अगर अखिलेश यादव और राहुल गांधी की ज्वाइंट रैलियों को देखेंगे तो उसका जोश इतना हाई है कि आपको देख करके लगेगा कि कहीं बड़े बदलाव की तरफ तो नहीं बढ़ रहे। लेकिन ऐसी रैलियां 2022 में भी हम लोगों ने देखी। ऐसा नहीं है कि इस तरह की रैलियां नहीं। और अखिलेश का जो अपना एक करिश्मा है, अपना स्पार्क है उनके अपने वोटर्स के बीच, वो बहुत ही ज्यादा है। तो वाराणसी ऐसी जगह है, अगर हम पॉलिटिकली बात करें तो मुझे लगता है कि वाराणसी में एक बड़ा चंक प्रधानमंत्री मोदी के विरोध में जाता है। लेकिन जो मैं समझ पा रहा हूं कि कहीं ना कहीं इस बार प्रधानमंत्री मोदी काशी को लेकर ज्यादा कॉन्फिडेंट है, और उसकी वजह मुझे लग रही है 2019 में अगर आप देखें तो लास्ट 2 दिन प्रधानमंत्री मोदी ने एक बिल्कुल कैंप किया था यहाँ पर, और यहीं से उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में बाकी जगहों पर, पूर्वांचल में जाते थे, बिहार जाते थे। लेकिन इस बार वो यहाँ नहीं, उनकी टीम ने यहाँ का मोर्चा संभाला हुआ है। और मुझे लग रहा है कि बीजेपी का जो अपना फीडबैक है, या प्रधानमंत्री का जो अपना फीडबैक है, उन्हें लग रहा है कि ये बड़ा कंफर्टेबल है। और इस बार उनके मुताबिक देखा जाए तो चूंकि पूर्वांचल में लास्ट 3 दिनों में प्रधानमंत्री नहीं है, लेकिन उनकी टीम ने मोर्चा संभाला हुआ है। हालांकि ये जरूर है कि इस बार जैसी उम्मीद की जा रही है लड़ाई की, इस बार मुझे अच्छी लड़ाई मिलेगी। इंटरव्यू जब मैंने यहाँ पर किया था, देखिए आत्मविश्वास से लबरेज हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वाराणसी को लेकर अगर मैं खासतौर से बात करूं, और यूपी को लेकर भी जब मैंने सवाल पूछा था तो उनकी ओर से कहा गया था कि यूपी पिछले दोनों बार के मुकाबले इस बार हमें ज्यादा आशीर्वाद देने वाला है। तो अगर खासतौर से वाराणसी की श्वेता मैं बात करूं तो देखिए 1991 से लगातार ये जो सीट है वाराणसी की, वो भारतीय जनता पार्टी के पास रही है सिर्फ एक बार, 2004 अगर हम छोड़ दें तो तब से लेकर आज तक बीजेपी का दबदबा कायम है। और जब नरेंद्र मोदी खुद ही यहाँ से उतर जाए तो फिर यहाँ की स्थिति वाराणसी की अलहदा हो जाती है। पिछले कई चुनावों में अगर हम देखें, अजय राय जो इस वक्त इंडिया गठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार हैं, वो पिछले 3 बार से चुनाव लड़ रहे हैं और तीनों बार तीसरे नंबर पर रहे हैं। ये बात अलग है कि समाजवादी पार्टी का इस बार वोट बैंक उनको हासिल होगा, क्योंकि अखिलेश यादव ने खुद ही उनके लिए प्रचार प्रसार किया है। तो इस बार उनकी स्थिति अलग हो सकती है। लेकिन यहाँ से वाराणसी से मुझे नहीं लगता है कि जिस तरह का कामकाज, समर्थ भी इस बात से एग्री करेंगे कि मैंने खुद देखा है, पहले हम लोग 10 साल पहले जब वाराणसी आते थे, मौजूदा वक्त में आते थे, तो जिस तरह का कामकाज हुआ है, विकास के जो काम हुए हैं, उससे कम से कम, और खुद अखिलेश यादव की ओर से स्वीकार किया गया है कि हम 79 सीटें तो जीत रहे हैं, एक जो टक्कर है वो काशी में है, क्योटो में है। अब उसको भी कहने लगे हैं कि ये भी हम जीत रहे हैं।
ये भी हम जीत जाएंगे। बिल्कुल मैं अग्री करता हूँ चित्रा जी से, जिस तरह से उन्होंने कहा कि एक सीट अखिलेश खुद मान रहे हैं कि बनारस में टक्कर है। अब भले उन्होंने बाद में बदलाव बयान अपना, लेकिन स्टार्टिंग से उनको भी पता है कि ये सीट तो है सेफ सीट है। प्रधानमंत्री का नाम जहां पर आ रहा है बनारस का नाम आ रहा है। जिस तरह से 2014 से आप देखिए जुड़ाव उनका रहा है, और केवल नाम का जुड़ाव नहीं कि प्रधानमंत्री यहाँ चुनाव लड़ गए, यहाँ का विकास, यहाँ के बनारसी लोगों से आप लोगों ने बात की है, वो बताते हैं बनारस ने विकास देखा है, सड़कों का चौड़ीकरण हो, साफ सफाई हो, घाटों की सफाई हो, बनारसी हो गया, तो कहीं ना कहीं उन्होंने साबित भी किया है। लेकिन अगर आप बात करें ओवरऑल यूपी की 80 सीट होगी तो अंडर करंट तो है। ये कहना कि अंडर करंट नहीं है ऐसा नहीं कह सकते, कुछ सीट्स पर जरूर है ऐसा कि मुकाबला बहुत टक्कर का है बीजेपी और इंडिया अलायंस के बीच में। लेकिन मोटे तौर पर अगर यूपी की 80 सीट की बात करें तो बीजेपी को अच्छा खासा एज आज की डेट पर तो साफ मालूम पड़ता है। तो अब मुझे लगता है हम लोगों ने काशी की काफी बात कर ली है। यूपी की सीटों पर आते हैं। 80 सीटें हैं, 13 सीटें जहां पर इस बार वोटिंग हो रही है श्वेता, वहां पर 11 सीटें पिछली बार एनडीए की आई थी। अब ये पूर्वांचल का पूरा इलाका मुझे लगता है सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट होगा, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं 60 सीटों पर अटकेगी, कुछ कहते हैं 70 पहुंचेगी। वो चाहते हैं कि हम 14-19 से भी बेहतर करें। वो डिपेंड करेगा इस बार की वोटिंग पर। अगर इस बार की 13 सीटें जो यहाँ पर यूपी की है, यहाँ पर वोटिंग हो रही है, अगर वो रिपीट परफॉर्मेंस कर लेते हैं तो शायद उनकी स्थिति बेहतर होगी। और कौन सी सीटों पर आप जा पाई प्लीज? मैं मिर्जापुर से लेकर गोरखपुर, बनारस, इन तमाम सीटों पर पहुंची हूँ। अब देखिए मिर्जापुर अनुप्रिया, अच्छा ये भी बहुत दिलचस्प चीज आपने बोली, 3 पार्टियां जो जातीय आधार पर हैं, चाहे वो अपना दल हो, अपनी अनुप्रिया पटेल जो मिर्जापुर से लड़ रही हैं, संजय निषाद की पार्टी हो, पी राजभर की पार्टी हो, ये सारे कास्ट के आधार पर इनकी पार्टियां बनी हुई हैं। तो ऐसा नहीं है बीजेपी सबका साथ सबका विकास की बात करती है, लेकिन कास्ट आधारित जो ये छोटी पार्टियां हैं उनको साधना ऐसे तमाम इलाकों में, पूर्वांचल में उनको लग रहा है कि इसका फायदा होगा शायद। मैं उस दिन थी वहां पर, अभिषेक आप भी थे, जब अचानक अखिलेश ने वो किया ना डिसाइड कि मैं नामांकन करूंगा, और सही तरीके में अगर उसको देखें हम उनके नामांकन वाले दिन को, तो समर्थ आप भी थे शायद, और तो अचानक जो बीजेपी के फेवर में ऐसे चल रहा था, अचानक सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, और उसका असर दूसरी सीटों पर पड़ता हुआ साफ साफ दिख रहा था। कन्नौज का जब जैसे ही अखिलेश ने अपना नामांकन दाखिल किया और उन्होंने कहा खेल कर दिया, एक सवाल है मेरे मन में, दिया। और वो ये है कि मैनपुरी गवा दी डिम्पल यादव ने, जो मतलब जो कन्नौज पिछली बार, सॉरी, तो इस बार मैनपुरी से वो लड़ी है, और बीजेपी कहती है कि इस बार हम मैनपुरी भी खेल, क्योंकि मैनपुरी ऐसी सीट है जो आज तक समाजवादी पार्टी हारी नहीं और बीजेपी कभी जीती नहीं। तो बीजेपी पूरी ताकत, मुझे लगता है कन्नौज से भी ज्यादा, क्योंकि कन्नौज शायद मुश्किल होगा अखिलेश के उतरने के बाद, वो पूरी ताकत मैनपुरी में इस बार लगा बिल्कुल लगा रहे हैं। और आप देखेंगे तो 2019 में जब मैनपुरी का चुनाव हो रहा था, उस वक्त मुलायम सिंह यादव कैंडिडेट थे और सपा और बसपा एक साथ लड़ रही थी। और उस वक्त आप देखेंगे तो मुलायम सिंह जैसा बड़ा पॉलिटिशियन अगर 90-92 हजार वोटों से जीतता है, तो ऐसा नहीं था कि मैनपुरी में पोटेंशियल नहीं था। अगर आप मैनपुरी की बात करेंगे तो वो अगर आप जिस समीकरण से अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी जीतती है वो मैनपुरी का नहीं है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने उस पूरे यादव लैंड को गढ़ा है, लोग यादव लैंड कहते हैं उसको, क्योंकि मुलायम सिंह यादव का वो इलाका है, और उस लिहाज से अगर देखेंगे तो मैनपुरी उनका गढ़ बन चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैनपुरी बीजेपी का जीत लेना ये अपने आप में मुझे लगता है कि इस वक्त भी इम्पॉसिबल सा मुझे दिखाई देता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि एकदम से असंभव है, लेकिन लड़ाई बहुत अच्छी हुई है इस बार। कन्नौज को लेकर बताइए, सुब्रत पाठक क्या करने वाले हैं? बड़े मतलब इत्र के वो व्यापारी भी हैं, तो इत्र उनकी खुशबू बढ़ाएगा चुनाव में, नहीं बढ़ाएगा? देखिए कन्नौज इतने ज्यादा लग जाए तो बहुत हेडेक भी होने लगता है। देखिए कन्नौज, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, कन्नौज में जब तक अखिलेश यादव नहीं उतरे थे तब तक ये मानकर चल रहे थे कि ये बीजेपी की सीट निकल जाएगी। लेकिन जैसे ही अखिलेश यादव की एंट्री होती है उसके बाद ये सीट एक तरफ झुकती हुई दिखाई दी, और वो सीट अखिलेश की तरफ झुक रही है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन बीजेपी लेकिन अगर आप जब हम ये बातें कहते हैं कि ये सीट भी टाइट है, ये सीट भी फंसी, अगर आप किसी सीट को 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख से जीत रहे हो तब तो एक बात होती है। अभिषेक, इस बार मेरा तो आकलन है कि जो जीत का जो मार्जिन था, चाहे किसी भी पार्टी का कोई भी जीता हो, इस बार मार्जिन उतना नहीं दिख रहा है। लेकिन श्वेता, इसमें आपको फिर देखना पड़ेगा, टाइट मुकाबला उसी अगर जैसे लोग कहते हैं कि बहुत टाइट मुकाबला है, बहुत ज्यादा क्लोज है, और इस बार सपा और कांग्रेस का गठबंधन बहुत अच्छा कर रहा है, तो एक सवाल इसमें उठता है ये कि अगर ये दोनों पार्टियां बहुत अच्छी कर रही हैं तो कम से कम इनकी जो गढ़ की सीटें हैं वो क्लोज नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन समर्थ, आपने समाजवादी पार्टी को बहुत क्लोज से कवर किया है, आपने लगातार दोनों के इंटरव्यूज भी किए, चाहे वो
डिम्पल यादव जी हो या अखिलेश यादव जी। देखिए मैं वापस वो सवाल आपसे पूछना चाह रही हूँ, क्या अंदर खाने उनमें भी ये एहसास है कि मैनपुरी को इस बार बीजेपी 2019 का अमेठी बनाना चाहते हैं? बनाना चाहती है। और बीजेपी के नेताओं से अगर बात करें तो उनके लिए यही है कि जो गढ़ है एसपी के लिए समझ रहे हैं क्या समाजवादी वो समझ रहे हैं उस बात को, और इसलिए पूरी ताकत मैनपुरी में झोंकी। आपने देखा होगा कैंपेनिंग, अगर पूरा यादव परिवार, सैफई परिवार वहां पर उतरा था, धर्मेंद्र यादव, शिवपाल यादव, इवन बाहर के जो समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन, तमाम नेता वहां पर कैंपेनिंग के लिए इसीलिए क्योंकि जानते हैं परिवार की सीट है और मैनपुरी की सीट है। सेम कन्नौज में होता है, परिवार की सीट भले कन्नौज ना हो, लेकिन जिस तरह से अखिलेश शुरुआत से लड़े, शुरुआत में राम मनोहर लोहिया ने वहां से चुनाव जीता, फिर मुलायम सिंह वहां से आए, तो एक कनेक्ट उनका कन्नौज से भी रहा है। तो वहां जब अखिलेश का नाम अनाउंस होता है तो आप देखते हैं कि सारे नेता, राम गोविंद चौधरी पुराने सारे नेता वहां पहुंचते हैं। तो समाजवादी पार्टी का जो मैं समझ पाया हूँ ग्राउंड से कि वो अपने गढ़ों को गंवाना नहीं चाहते, और नंबर 2 जो गढ़ खो चुके हैं फिरोजाबाद, बदायूं जैसे, उनको वापस हासिल करने की भी कवायद है। क्योंकि देखिए एट द एंड ऑफ द डे वो क्षेत्रीय दल है, उनके लिए लोकसभा चुनाव में आगे वो 27 को भी देख रहे हैं। कांग्रेस के लिए बड़ी रणनीति यहाँ पर यह कि जीतना ही जीतना है, पर सपा के लिए ये भी कि अगर पर एक और चीज बोलूं अंजना, जो अगर आप भी उसमें और चित्रा आपको भी महसूस हो रहा होगा, समाजवादी का जो काडर है वो अखिलेश के लिए ज्यादा बड़ा रोल देखता है। नहीं, उसमें ये चीज श्वेता मैं आपको ऐड करना चाहूंगी। देखिए समाजवादी पार्टी में खासतौर से जो यादव वोटर है, मैंने देखा है अखिलेश यादव की सभा में, खासतौर से 2022 जब वो चुनाव लड़ रहे थे, वो उनके लिए पागल है बिल्कुल। वो जहां जहां जाते हैं बिल्कुल पागलों की तरह भागना दौड़ना, उसी में चोटिल होते हैं, अचानक से वो उग्र भी हो जाएंगे, कहीं कहीं शांत, वो प्यार दुलार दिखाते हैं। लेकिन ये लोकसभा का चुनाव है, एक बात हमें नहीं भूलनी होगी, लोकसभा का चुनाव और विधानसभा के चुनाव में एक अंतर है। जब बीएसपी का बहुत बड़ा वोट बैंक यहाँ पर रहा है, जब बीएसपी और समाजवादी पार्टी आपस में मिल जाते हैं, उसके बावजूद आप बीजेपी का सुपड़ा साफ करने का जो दावा करते हैं वो नहीं कर पाते हैं। और बीजेपी यहाँ पर 62 से 64 सीटें अगर एनडीए को जोड़ लें और बीजेपी के जोड़ लें तो यहाँ पर हासिल कर लेती है, तो फिर उनके लिए क्या बचता है? देखिए पिछली बार मायावती को 10 सीटें गई थी, अखिलेश यादव के साथ लड़ी थी, 5 पर समाजवादी पार्टी जीती थी और 1 पर रायबरेली की सिर्फ कांग्रेस पार्टी जीती थी। लेकिन अभी स्थिति इसलिए अलग है क्योंकि मायावती अलग चुनाव लड़ रही है, उनका अपना अलग वोट बैंक है। आगरा एक सुरक्षित सीट है जहां पर जो दलित वोटर्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं। जब मैंने वहां पर जाकर चुनाव कवर किया तो मैंने ये पाया कि आज तक बीएसपी कभी नहीं जीती है, वो सुरक्षित सीट है, वहां पर दलितों की बहुत बड़ी तादाद है लेकिन नहीं जीती है। लेकिन आप जब जाटव मतदाताओं के पास जाएंगे तो उनका एक सिरे से कहना है भैया हम तो मायावती को देंगे, वो जीते चाहे नहीं जीते, जो भी स्थिति हो। और अभी मैं गोरखपुर से बनारस आ रही हूँ श्वेता, देखिए गढ़ की बात हो रही है तो यहाँ पर गोरखपुर एक ऐसी सीट है जो 1989 से अवैधनाथ जी महाराज वहां पर उन्होंने जीता था हिंदू महासभा के टिकट पर, और उसके बाद फिर वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। तब से लेकर 2018 अगर सिर्फ छोड़ दें तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बना हुआ है। और रवि किशन के लिए बड़ी अच्छी भी बात रही है, योगी जी का वो गढ़ है। लेकिन अभी तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड अगर किसी ने बनाया है, बड़ी जीत का रिकॉर्ड, तो वो रवि किशन की ओर से बनाया गया है। इस बार मैं गई थी तो उन्होंने कहा, ड्रोन दीदी को दिखा रहे थे, देखिए कैसे गांव में महिलाओं को काम मिला है, वो 15,000 रुपए 12,000 रुपए कमा रही हैं हर महीने। और इसके अलावा जो क्षेत्र का विकास किया गया, हम इस वक्त गंगा के तटों से अलग अलग हिस्सों से घाटों से होकर गुजर रहे हैं, वहां पर रामगढ़ ताल हुआ करता था, बहुत बड़ा इलाका है पानी का। अभी वहां वाटर स्पोर्ट्स शुरू हो गया है, क्रूज चल रहे हैं। जब मैं वहां पर थी गोरखपुर में, मुझे अच्छे से याद है कि रात के वक्त शाम के 7 बजे के बाद आप वहां पर नहीं जा सकते थे। चोरी डकैती, वहां पर लोगों को मार के फेंक दिया जाता था पानी में, वो इतना गहरा होता था लोगों का पता भी नहीं चलता था, वहां पर डर और दहशत का माहौल होता था। तो ये जो सुरक्षा का पॉइंट ऑफ व्यू है, राम मंदिर भी मुद्दा है, आप उसको नहीं नकार सकते। राम मंदिर बना है, लोग इसको स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन हाँ, अखिलेश यादव अब कांग्रेस के साथ कितनी बड़ी चुनौती दे पाएंगे देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन कम से कम कोई बहुत बड़ा उलटफेर उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, ऐसा फिलहाल मुझे अभी तक नजर नहीं आता है। ट्रांसफर बीएसपी का या वो बट कर जाएगा अगर उनमें से लोग, क्योंकि जैसे पिछली बार तो पूरा जो ये सवाल जिसने श्वेता डिकोड कर लिया ना, वो पूरा कर लेगा। आसमान से देखा है क्या है, 100 सीटों पर गई हूँ, लेकिन मुझे आज भी देखिए जो नॉन जाटव है वो तो बीजेपी की तरफ जाते हैं। लेकिन आपका क्या होगा मायावती, मुझे लगता है कि इसी पर पूरा इस बार का लोकसभा इलेक्शन जो है डिपेंड करेगा कि उनका वोटर क्या करता है। देखिए जना, आप देखेंगी तो 2019 का चुनाव था, उसमें मायावती 20% से ज्यादा वोट लेकर आई थी, सपा और बसपा एक साथ थी। जब 2022 का चुनाव आता है तो उनका जो वोट शेयर है वो घट करके 12, 12.5, 13% के आसपास आता है जब वो अलग होती है। इस बार जो स्थितियां दिख रही हैं, और मुझे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी को कोई कितना भी नकारे, लेकिन साथ में आने से कांग्रेस का एक सर्ज दिख रहा है। जो एक पुराना वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ जुड़ रहा है, और सपा और बसपा का जो जेल है
वो उसको बड़ा फॉर्मेडेबल बना रहा है। मैं नहीं कह रहा कितनी जीतेंगी ना हारेंगी, ये मैं नहीं जानता, लेकिन जो ग्राउंड पे ये दिख रहा है, और उसकी वजह से क्या हुआ है कि मायावती का जो वोटर है बड़ा सेक्लूडेड, अलग होता जा रहा है, और लेकिन वो अड़ा हुआ है मायावती के साथ। मैंने कई जगह साइलेंट है, गठबंधन हुआ 10 सीटें बोले गई, 5 समाजवादी। लेकिन अंजना, मैं जाता हूं तो जरूर ये कोशिश करता हूं कि दलित बस्ती घूम लूं। उनका है कि हारे या जीते, हम बहन जी के साथ हैं, हमें बहन जी को कमजोर नहीं होने देना है। लेकिन मुझे लग रहा है इनका वोट परसेंट हो गया बीएसपी को, बीएसपी का नहीं गया ना समाजवादी। लेकिन अब यूपी से आगे देश का हाल भी अगर देखें इस बार का, कि कौन सी एक हाईलाइट है जो आपको नजर आई है चुनाव? मुझे लगता है कि इस चुनाव में सबसे बड़ा हाईलाइट है कि एक तरफ हैट्रिक बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ रहे हैं, और दूसरी तरफ विपक्ष के लिए डू और डाई, मतलब बिग टाइम डू और डाई है उनके लिए। उनको लगता है कि विपक्ष के एक नेता, क्योंकि आप देखिए भ्रष्टाचार के कितने मामले तमाम नेताओं पर है, उन सबको लगता है कि अगर इस बार हम फिसले तो हो सकता है हम सब सलाखों के पीछे होंगे। ये भय उनमें बहुत ज्यादा दिख रहा है, और उसी की वजह से हम देख रहे हैं कि विपक्ष ये चुनाव अच्छा लड़ रहा है। तो उसका साइड इफेक्ट ये है कि विपक्ष के नेता अच्छे से चुनाव लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका करिश्मा सबसे बड़ा फैक्टर है, उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। इसको वो मुंह पर नकारे स्वीकारे, लेकिन यही मुझे लगता है कि इस इलेक्शन का सबसे बड़ा हाई पॉइंट है कि मोदी वर्सेस एन ऑपोजिशन जो इस वक्त डेस्परेट है कि इस बार नहीं किया तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है। वाराणसी में इस समय है, यहाँ पर दक्षिण भारत के बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि क्या बीजेपी जो 400 पार बोलती है वो दक्षिण में गेन करेगी। चित्रा, आपने दक्षिण से ही शुरुआत की थी कैंपेनिंग को कवर करने की, और कन्याकुमारी तो वो जा रहे हैं, अभी बैठकर वहां पर ध्यान लगाएंगे। बिल्कुल श्वेता, आपने सही कहा है, और इसी वजह से कन्याकुमारी उनकी ओर से चूज किया गया है। वहां पर पूरे एक दिन तक उनका ध्यान का कार्यक्रम वहां पर रखा गया है। लेकिन कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की जब मैंने यात्रा की तो मैंने एक चीज पाया, देखिए दक्षिण भारत में बीजेपी अच्छा तो कर रही है, लेकिन वो इतना अच्छा नहीं कर रही है जिसका वो दावा बार बार कर रही है। देखिए तमिलनाडु की जो सीटें हैं उस पर मैं गई थी, तो वहां पर तमिलनाडु में भी भारतीय जनता पार्टी को ऐसी उम्मीद है कि वो 3 से लेकर 4 सीटें हासिल कर रही है, लेकिन क्या ऐसा होगा, ये बड़ा सवाल है। ये दशाश्वमेध घाट दिखा देते हैं, शाम के पहर में बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन मुझे लगता है हम सबके लिए हाई पॉइंट है। अगर काशी हम लोग आते हैं तो 80 घाट से दशाश्वमेध घाट, मतलब इससे अद्भुत नजारा नहीं होता है। देश क्या विदेश से अब लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। दक्षिण भारत की भी बात हो रही थी, और वो घाट आपको दिखाते हुए चित्रा बात पूरी। देखिए काशी तमिल संगम का जो आयोजन नरेंद्र मोदी की ओर से किया गया था, और अभी देवेंद्र फडणवीस यहाँ पर हैं, वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, उनसे मुलाकात करेंगे। एस जयशंकर, बड़े बड़े मंत्री यहीं पर डेरा डाल चुके हैं वाराणसी को बड़ी मार्जिन से जीतने के लिए। नरेंद्र मोदी का ये चुनाव है, और इसी वजह से बीजेपी रिकॉर्ड बनाना चाहती है वाराणसी को लेकर खासतौर से। लेकिन मैंने आपसे बात की, तमिलनाडु में बीजेपी का ऐसा दावा है, हालांकि मुझे इस तरह की परिस्थिति दिखाई नहीं देती, क्योंकि वहां पर डीएमके एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो बीजेपी के लिए इतनी राह आसान नहीं करने वाला है। तो 2 से 4 सीटें वहां के लिए वो उम्मीद कर रही है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं वायनाड की सीट को लेकर, मैं एक तरफा चुनाव है वहां पर राहुल गांधी के पक्ष में, इतना कम से कम मैं भरोसे के साथ कह सकती हूं। कोई त्रिकोण नहीं है, 1 साइडेड चुनाव है। मुस्लिम लीग भी उनके साथ है, जहां पर जाइए वो राहुल गांधी लोग बताते रहते हैं। तो देखिए बीजेपी का अपना पक्ष हो सकता है, लेकिन वायनाड को लेकर राहुल गांधी को मुझे नहीं लगता है कोई कहीं से भी दिक्कत होने वाली है, क्योंकि जब आप लोगों के बीच जाते हैं 10 में से 8 लोग एक पार्टी के पक्ष में बात कहें तो फिर वहां की स्थिति बदल जाती है। रायबरेली का क्या होगा इसके बारे में मैं कुछ अभी नहीं कहना चाहूंगी। तो उसके फिर होते हुए मैं तेलंगाना आई। देखिए यहाँ पर आंध्र प्रदेश एक बड़ा फैक्टर है। पिछले बार जगन मोहन रेड्डी की पार्टी 25 सीटों में से 22 सीटें जीती थी, बीजेपी का खाता भी नहीं खुला था। लेकिन इस बार आंध्र प्रदेश, चूंकि दोनों ही टीडीपी और बीजेपी साथ में आ गए हैं, तो वहां पर एनडीए के लिए एक बेहतर स्थिति है। उसके बाद आगे निकलते हैं तेलंगाना में। पिछले बार 17 में से 4 सीटें बीजेपी ने जीती थी। इस बार तेलंगाना में बीजेपी को उम्मीद है कि उसकी सीटें बढ़ रही हैं, और जिस तरह से रीजनल पार्टी वहां पर कमजोर हुई है केसीआर की, हो सकता है कि वहां पर बीजेपी कुछ कमाल कर जाए। अब कांग्रेस पार्टी की वहां सरकार है, तो वो कितनी कड़ी और बड़ी टक्कर दे पाएंगे, महत्वपूर्ण होगा। तो धीरे धीरे करके अगर दक्षिण भारत से हम आगे आए श्वेता, तो मुझे यही लगता है कि बेहतर स्थिति में तो है, लेकिन जैसा कि अंजना ने भी बताया कि कड़ी और बड़ी टक्कर है, और विपक्ष कम से कम पिछले बार के मुकाबले इस बार अच्छा चुनाव लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आरक्षण का मुद्दा
सबसे पहले विपक्ष ने कहा 400 सीटें इनको चाहिए क्योंकि इनको संविधान बदलना है, आरक्षण खत्म करना है। बीजेपी ने लपक लिया और फिर निकाल कर लाई अलग अलग राज्यों से कि भैया इन्होंने मुसलमानों को आरक्षण दिया है और ये आरक्षण अब बीजेपी के कई राज्यों की ओर से ये कहा गया है कि हम आएंगे तो समीक्षा करेंगे अगर हमारी सरकार है। तो कुल मिलाकर आरक्षण भी एक बड़ा फैक्टर होने वाला है। मुसलमानों को ये आरक्षण देते हैं, ये बीजेपी का आरोप है। क्या वो लोगों में इम्पैक्ट कर रहा है या उधर से कहा जा रहा है कि ये 400 लाएंगे तो आरक्षण? अच्छा, इस बार मुझे ऐसा लगा अंजना, अभिषेक, समझ कि 2 बार प्रधानमंत्री के नाम पर आंख मूंद कर वोट है। इस बार कैंडिडेट भी देखा जा रहा है और इसलिए कई बार कई सीटों पर ऐसे निर्दलीय हैं जो तूफान खड़ा कर दिए। 2 ऐसी सीटों पर मैं गई पवन सिंह से तो आप मिलके आ गए। एक तो पवन सिंह काराकाट वाली, अरे वो और खेसारी साथ में चले गए। समझ लो पूरे काराकाट में कोई नहीं होगा जो सड़क पर नहीं था उस समय देखने के लिए। पर उनके लिए भी इस समय आंकना मुश्किल है कि ये उनके स्टारडम के लिए है या वोट देंगे। एग्जैक्टली। और दूसरा अंजना, रविंदर सिंह भाटी बाड़मेर में वो बीजेपी कांग्रेस की नाक में दम किए हुए थे क्योंकि जगह ऐसी है, इतना मतलब डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कम है। दोनों का ही इंटरव्यू किया है, दोनों का क्या कॉन्फिडेंस दिखा? भाटी के लिए राजस्थान में उनको ना रस्सी बांधनी पड़ रही थी उनके वॉलंटियर्स को कि लोग उसे तोड़कर उनकी तरफ ना आए जहां हमारा इंटरव्यू चल रहा है। तो ये तो स्टार भी नहीं है, लेकिन अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि कैंडिडेट्स इंपॉर्टेंट हैं लोगों के लिए इस बार। बिल्कुल, ये आपने बड़ा पॉइंट कहा है। देखिए, मैंने भी जब हेलीकॉप्टर शॉट की शुरुआत की तो हम लोगों ने उत्तराखंड से शुरुआत की थी। उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, हालांकि उसके बाद एमपी, बिहार, ये सब जब हम लोग गए 100 सीटों पर गए, लेकिन महाराष्ट्र मुझे लगता है सबसे चैलेंजिंग होगा। और एक बात तो सब जर्नलिस्ट की रहती है कि हम लोग आपस में भी इस बार खूब बात करते हैं। नहीं, वही मैं कह रहा था कि महिलाओं का जो वोट है दोनों जगहों पे 5-5, 6-6% अगर ज्यादा है। और महिलाओं का वोट इसलिए नहीं है कि सिर्फ उनके जो कल्याणकारी कार्यक्रम चल रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ा मुद्दा है। और अगर आप उत्तर प्रदेश को देख लें, बिहार पहले था, बिहार में भी पहले लॉ एंड ऑर्डर था, लेकिन आज के समय में अगर एक कोई सेंटर मुद्दा बन जाता है वोटिंग के दिन बटन दबाने का, वो हो जाता है लॉ एंड ऑर्डर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चाहे जितना भी आप डिसेंट वॉइस सुन लें, चाहे आप जितनी भी नाराजगी सुन लें, हाँ। लेकिन जब लॉ एंड ऑर्डर की बात आती है तो फिर कोई और नहीं एक होता। सवाल में मेरा है, लेकिन क्या यादव वोटर, क्योंकि हमने देखा है कि लोकसभा में यादव वोटर भी शिफ्ट होते हैं बीजेपी की तरफ नरेंद्र मोदी की वजह से, क्या इस बार तीसरी बार यादव वोटर बीजेपी के लिए कानून व्यवस्था के मुद्दे पर वोट करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? नहीं, देखिए अंजना, मैंने शुरू में बताया कि जो यादव वोटर है उसको, वो अखिलेश यादव को एक तरीके से वो अपना मैस्कट सिंबल समझता है उनका। और चाहे उसका कोई बच्चे से आप बात कर लो, चाहे वो वोटर हो ना हो, चाहे बुजुर्ग, आपको मेजॉरिटी में भी एक्सट्रीम मेजॉरिटी आपको अखिलेश यादव के साथ ही दिखाई देगा। उसमें कोई टूट नहीं है। जो मुस्लिम वोटर है इस बार, हाँ। जिस तरीके से पूरा पोलराइजेशन है इस चुनाव का, उसमें भी बीजेपी के लिए कोई स्कोप नहीं है। क्या पिछली बार पोलराइजेशन नहीं था 2019 में? था, लेकिन मुझे लगता है कि इतने काम करने के बाद भी अगर इंटरनली लोग वोट कर रहे हो तो कर रहे हैं। कोई मुझे बोलता हुआ वोट आपको बहुत कम दिखाई देगा, चाहे मुसलमानों का या यादवों का। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि उनके वोट नहीं है। 58% ओबीसी वोटर्स ने बीजेपी को वोट दिया था, 58% ओबीसी। उसमें यादवों की तादाद बहुत कम थी। श्वेता, इस बात को आप मानिए कि चाहे उत्तर प्रदेश हो या फिर बिहार हो, अब बीजेपी दावा कर रही है कि जो युवा वोटर है यादवों का, वो हमारी तरफ शिफ्ट करेगा। कई बीजेपी के नेताओं की ओर से दावा किया गया, लेकिन मुझे इस बात की बहुत कम उम्मीद दिखाई देती है क्योंकि वो इमोशनली एक कनेक्ट भी है यादव परिवार से उन लोगों का। लेकिन एक और सवाल, हम लोग लगातार बीजेपी की बात कर रहे हैं, क्षेत्रीय दलों की बात कर रहे हैं, भैया कांग्रेस की बात भी इंपॉर्टेंट, क्योंकि राष्ट्रीय दल बीजेपी के सामने तो वही है। फिर कांग्रेस को लेकर क्या है स्थिति उत्तर प्रदेश में? क्या आपको लग रहा है कि बेहतर देखो, यूपी से आगे निकल के ना पूरे देश की भी अगर हम तस्वीर देख रहे हैं तो एक और चीज है जिसके लिए मैं बिहार एग्जाम्पल मुझे याद आता है। एक पूरी पीढ़ी निकल गई थी जिसने शासन ही नहीं देखा था आरजेडी का। तो इसीलिए जब नीतीश कुमार या बीजेपी कहते थे जंगल राज, तो उनको समझ नहीं आता था और बहुत फर्स्ट टाइम वोटर्स टूटकर गए थे उस समय जब बीजेपी हारी थी जिस साल विधानसभा का चुनाव। अब जो 18 साल का हुआ है वो 8 साल का था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गए थे। अब उसको क्या मालूम है कि दूसरा पक्ष किस तरह का गवर्नेंस देगा, तीसरे मोर्चे का मतलब क्या होता है, या फिर कौन सा गठबंधन क्या कर सकता है। तो मुझे लगता है कि ये चीजें अगर कोई भी पार्टी समझा पाई हो तो फिर हो सकता है। और बिहार और महाराष्ट्र सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट होंगे। देखिए, बिहार बीजेपी भी ये जानती है नीतीश कुमार कब तक
कितने रिलायबल, ये प्रश्न हमेशा उनके मन में रहता है। और हाल के दिनों में उनके कई सारे उटपटांग बयान भी आए हैं चुनावों में। अब हाल में उन्होंने पीएम को लेकर कह दिया मेरे सामने ही कहा था कि मुख्यमंत्री बनाना है। स्लिप ऑफ टंग था, लेकिन जैसे ही किसी वो पीछे भूल से कहा जाते हैं उन्होंने चीजों को, उनको कि थोड़ी प्रॉब्लम प्रधानमंत्री भी है। बनाना है, प्रधानमंत्री बोले नहीं, प्रधानमंत्री तो पहले और से पहुंचिए महाराष्ट्र। तो मुझे लगता है कि वहां जहां पर आपको पिछली बार 39 आई बिहार में 40 में, वहां पर जहां आपको 40 आई थी 48 में से महाराष्ट्र में, ये दोनों डिसाइड करेंगे। आप इन्हीं दोनों को जोड़ दीजिए तो 78 सीट्स हो जाती हैं। 303 का आपके चंक का बहुत बड़ा हिस्सा आपको आ जाता है, लेकिन ये बहुत डिसाइसिव होगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि बिहार बहुत बड़ा टेस्ट है। और बिहार में तेजस्वी यादव ने जिस तरह से अब जमीन पर लोगों के बीच जाकर एक के बाद एक रैली कर रहे हैं, वो उसका असर दिख रहा है। बिहार पर जरा अभिषेक भी बोलेंगे कि लंबे वक्त तक हम मछली लोग का कांटा। पटना जाते थे तो इन्हीं के घर में जाके खाना खाते थे। अभिषेक अरे बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, बिहार मुझे लगता है, जो मैं अभी अपने पर्सपेक्टिव से देखता हूं, बिहार में सीटें आरजेडी की बढ़ रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या वो इतनी बढ़ रही हैं कि वो सीधे सीधे नीतीश कुमार और जो बीजेपी का गठबंधन है उसे बड़ी चुनौती दे सकें? बिहार को हमेशा दो तरीके से देखा जाता रहा है। जहां ये दो पार्टियां रहेंगी, नीतीश कुमार की एक पार्टी बीजेपी और आरजेडी, बीजेपी और आरजेडी एक साथ नहीं जा सकती, लेकिन नीतीश कुमार को कहते हैं ना पसंगा है वो तराजू का, वो जिस तरफ जाते हैं उस तरफ झुकता है, पलड़ा भारी होता है। लेकिन रह सकता है क्या इतनी कम सीटें लाके? लेकिन आप लगातार कमाल आदमी। लेकिन आप देखिएगा अंजना जी कि उनके साथ जो सबसे बड़ी बात में राजयोग होगा कि कम सीटें आए, कुछ भी हो जाए, हम तो मुख्यमंत्री बिहार में सब मौसम वैज्ञानिक है। अभी मेरे डिबेट की फेवरेट लाइन है कि देखिए 6 बजे से 7 बजे डिबेट खत्म होगा, तब तक आपको पता चलेगा फिर पलट के। तो ये तो उनकी हालत है। लेकिन वहां पर अभिषेक एक चीज है, बिहार को लेकर अगर मैं बोलूं, पिछली बार तो 40 में से एक भी सीट नहीं थी तेजस्वी यादव। एक कांग्रेस पार्टी के पास थी, किशनगंज की सीट थी, और आरजेडी के पास एक भी सीट नहीं थी। लेकिन रोजगार का मुद्दा जिस आक्रामक तरीके से तेजस्वी यादव ने उठाया है, उन्होंने मेहनत भी की है। अभी उनकी तबियत भी बहुत ज्यादा खराब थी, उसके बावजूद वो लगातार वहां पर चुनावी रैलियां वो करते हुए नजर आए। लेकिन फिर यहाँ पर परिस्थिति अलग है, जिसका हम बात कर रहे थे गठबंधन दलों का। बीजेपी के लिए कोई बहुत बड़ी चुनौती बिहार में दिखाई नहीं देती है, लेकिन दूसरी तरफ नीतीश कुमार 16 सीटों पर लड़ रहे हैं, उनका क्या होगा? क्या वास्तव में वो पिछली बार वाले परफॉर्मेंस को दोहरा पाएंगे? 17 में से 16 सीटें पिछली बार वो जीते थी। सबसे ज्यादा बड़ा चैलेंज नीतीश कुमार को लेकर ही है। स्ट्रॉन्ग या वीक लग रहा है? मुझे वीक लग रहा है, मतलब पिछली बार के मुकाबले इस बार जेडीयू की कंडीशन केवल एक अपील के साथ हमारी अपनी ये चर्चा खत्म करते हैं कि नहीं, कश्मीर कश्मीर आप होकर आ रही हैं और वोट प्रतिशत बढ़ा है, मैं भी होकर आ रही हूँ उसकी। चित्रा और मैं होकर आए हैं कश्मीर। 3 सीटें ऐसी हैं, पूरे 543 में से केवल 3 सीटें हिंदुस्तान में ऐसी हैं जहां बीजेपी या उसका कोई पार्टनर चुनाव नहीं लड़ रहा है। प्रॉक्सी का लेकिन ऐसा नहीं, हाँ बिल्कुल, लेकिन सीधे तौर पर उनका कोई प्रतिनिधित्व वहां पर नहीं। पर जीत कश्मीर की हो रही है, क्योंकि बारामूला हो, अनंतनाग हो, रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग। और ये वोटिंग बताता है कि लोकतंत्र में लोगों का विश्वास जगा है। ये बताता है कि भय खत्म हुआ है ना। ये इसी प्रश्न पर चाहे बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक थे, बोले कि इससे क्या होगा, इससे क्या खत्म हो गया है सब, 370 की सफलता कैसे लेकिन इतना तो तय है ना कि जो एक्सट्रीम वॉइसेस थी उनका डर भय खत्म हो गया। वरना उस गली पर निकलिए और कोई गिलानी, अरे यहाँ बोलिए, यहाँ मत बोलिए, यहाँ करिए, यहाँ करिए। अब आप मतलब जो वोटर है वो भय के बिना निकला है। हम लोगों ने वोट कहाँ डाला, दिखाइए भाई। कहाँ तो नहीं, मेरा तो मैं जगह पूछ रही हूँ, पहले ही था तो इसलिए चित्रा का पहले था, बाकी का बाद में। लेकिन एक चीज समर जो बोल रहे थे कि फर्स्ट टाइम वोटर ही बड़ा एक्साइटेड होकर फोटो क्लिक कराता है, ऐसा नहीं है। हम लोगों ने भी जैसे ही वोट डाला सबसे पहले आकर एक्साइटेड होकर फोटो। पहली बार वाला है। मेरा एक मैं बताऊं, एक अच्छी बात, एक वाराणसी की खबर भी मैं बता दूं। प्रधानमंत्री मोदी ने फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए यहाँ पर 1,76,000 फर्स्ट टाइम वाराणसी के जो वोटर जिन्होंने 19 में वोट नहीं किया है, जो इस बार कर रहे हैं, उनके लिए पर्सनल लेटर लिखा है। अरे वाह। और वो पूरा लेटर एक मतदाता के एक मतदाता के घर पे उसके नाम से डिलीवर होने वाला है। 4 तारीख तक वो डिलीवर होगा। पहला वोट बूथ कैप्चरिंग की भेंट चढ़ा था बिहार में। मैंने अपना पहला वोट नहीं डाल पाई थी जैसे ही मुझे पहला वोटर कार्ड मिला था, लेकिन आपके पास है वो मौका है, सब जाइए वोट डालिए। अभी हम गंगा की लहरों से होते हुए जरा किनारे की ओर जाते हैं और आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।